राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होने की तैयारी कर रहा था। सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी। तभी राजा विक्रम वहां आ गई। ओ हो राजकुमार, क्या बात है राजकुमार। आज ये प्रातः काल कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, हाँ? पिताजी, आज क्या है कि मेरा शिकार पर जाने का मन कर रहा है, तो बस उसी की तैयारी है। ओ शिकार, हाँ, शिकार करना तो राजाओं महाराजाओं के खानदानी शौक हुआ करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा हैं? लेकिन तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम्हें अपने साथ सैनिकों को भी ले जाना चाहिए। ऐसे अकेले जाना उचित नहीं है। पिताजी, मुझे शेर का शिकार करने के लिए किसी सैनिक की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही शिकार कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। ये हुई ना बात। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पता है बेटे, जब तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हारी माँ रुक्मणी से कहा था कि हमारे परिवार में एक वीर युवक ने जन्म लिया है, और तुम्हारी ये जो दृढ़ता है ना, ये मेरी भविष्यवाणी को सही साबित कर रही है। बहुत बढ़िया। जाओ मेरे बेटे, जाओ, शिकार करके आओ, जाओ। राजकुमार आदित्य ने घोड़े की लगाम खींची और घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा। जंगल में सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। राजकुमार आदित्य काफी देर तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आया। प्यास और थकान के कारण वो एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। हाँ, ये क्या? आज जंगल में सारे जंगली प्राणी कहाँ चले गए? एक भी शिकार दिखाई नहीं दे रहा। तभी दूर से किसी शेर की भयंकर गुर्राहट गूंज उठी। राजकुमार चौकन्ना हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक विशाल शेर छलांग लगाकर उसके सामने आ गया। राजकुमार आदित्य तुरंत अपनी तलवार निकालना चाहता था, परंतु वो वृक्ष के नीचे बैठा था, इसीलिए उसे संभलने का मौका नहीं मिला। शेर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि अचानक बांसुरी की एक मधुर धुन हवा में तैरने लगी। शेर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी क्रूर आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई। वो धीरे धीरे झाड़ियों में वापस चला गया और वहाँ गुम हो गया। ओ, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये धुन तो बांसुरी की लग रही है, लेकिन बांसुरी की धुन सुनकर एक शेर अपने शिकार को छोड़ दे, ये तो पहली बार देखा है। वो बांसुरी की मधुर गूंज को सुनते ही धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि एक तालाब के किनारे एक सुंदर युवती घने वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसके पास एक घोड़ा बंधा हुआ था। वो आंखें बंद करके बांसुरी बजा रही थी। राजकुमार धीरे धीरे उसके पास चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आहट पड़ी, वो युवती बांसुरी बजाना बंद कर देती है और अपनी आंखें खोलकर राजकुमार की ओर देखने लगी। हैं? तुम कौन हो? वो युवती रहस्यमय मुस्कान के साथ चुप रही। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मेरा नाम आदित्य है। मैं केशव नगर का राजकुमार हूँ और इस समय मेरे पिता राजा विक्रम केशव नगर के शासक हैं। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ। शिकार करते करते शायद मैं घूमते हुए तुम्हारे राज्य की जंगल की सीमा तक आ गई। कृपया कृपया मुझे क्षमा करें। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जंगल किसी का नहीं होता, जंगल सबका होता है। राजकुमारी, वैसे ये तुमने जादुई धुन बजाना कहाँ से सीखा? बहुत मधुर धुन है आपकी ये। बांसुरी बजाना मैंने अपनी माँ से सीखा है। उन्होंने मुझे अलग अलग धुनें सिखाई थी। ये जो धुन मैंने अभी बजाई
मेरी माँ कहती थी कि इसे सुनकर बड़े बड़े क्रोधित लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है। शायद यही शेर के साथ हुआ होगा। तो मैं तुम्हारी माँ से अवश्य मिलना चाहूंगा। अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। अब वो इस संसार में नहीं है। मुझे क्षमा करना राजकुमारी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या कल तुम फिर से जंगल घूमने आओगी? राजकुमारी चंद्रलेखा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार आदित्य सारी रात चंद्रलेखा के ख्यालों में खोया रहा। अगली सुबह वो फिर से जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। आज फिर से शिकार पर जा रहे हो राजकुमार? क्या बात है? पिताजी, मैं हाँ, आज फिर से जा रहा हूँ और जल्दी लौट कर आऊंगा। हाँ, चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर आदित्य महल से निकल गया। राजकुमार आदित्य उसी तालाब के किनारे पहुंच गया। उसने देखा कि चंद्रलेखा एक वृक्ष के नीचे बैठी बांसुरी बजा रही थी। जैसे ही आदित्य उसके नजदीक पहुंचा, चंद्रलेखा ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और आंखें खोल दी। मुझे पता था कि तुम अवश्य आओगे। अरे, तुम्हें इतना विश्वास कैसे था कि आज मैं फिर से आऊंगा शिकार के लिए? हाँ, कल जब तुम मुझसे बातें कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी आंखों में प्रेम की झलक देखी थी। हाँ, सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंद्रलेखा। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। देखो चंद्रलेखा, मैं तुमसे इतना प्रेम करने लगा हूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कहो तो मैं अपने पिता को तुम्हारे पिता के पास प्रस्ताव लेकर भेज दूं। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैंने कई राजकुमारों को देखा है, मगर तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें वर्षों से जानती हूँ। आदित्य और चंद्रलेखा घंटों बातें करते रहे। कुछ देर बाद आदित्य महल लौट आया। अब आदित्य रोज जंगल जाने लगा और चंद्रलेखा से मिलने लगा। एक दिन आदित्य ने चंद्रलेखा से गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंद्रलेखा। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। देखो चंद्रलेखा, मैं तुमसे इतना प्रेम करने लगा हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कहो तो मैं अपने पिता को तुम्हारे पिता के पास प्रस्ताव लेकर भेज दूं। ये सुनकर चंद्रलेखा का चेहरा गंभीर हो गया। एक बात मैंने तुमसे छुपाई थी आदित्य, मेरा विवाह सूरजगढ़ के राजकुमार अशोक से तय हो चुका है। मेरे पिता चाहते हैं कि मैं उन्हीं से विवाह करूं। हो, तो फिर इसका समाधान क्या है? एक ही समाधान है, अगर तुम कर सको तो। हाँ, बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ चंद्रलेखा, क्या करना होगा? यहाँ पास में एक मंदिर है, अगर तुम मुझसे वहीं विवाह कर लो और मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल ले चलो। क्या? लेकिन तुम्हारे पिता नाराज नहीं होंगे? नहीं, जब वो तुम्हें मेरे पति के रूप में देखेंगे तो उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आदित्य मुस्कुराया और चंद्रलेखा को लेकर मंदिर पहुंच गया और उसने चंद्रलेखा की मांग में सिंदूर भर दिया और अपनी पत्नी बनाकर सीधे महल ले आया। राजा विक्रम ने जब आदित्य को चंद्रलेखा के साथ देखा तो वे चौंक गए। आदित्य, ये कौन है? राजकुमार आदित्य अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, पिताजी, मैंने चंद्रलेखा से विवाह कर लिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि तुमने किसी साधारण स्त्री को नहीं,
बल्कि एक राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाया है। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। अब शादी हो गई तो हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिरकार राजकुमारी के पिता को कैसे मनाया जाए। बस उन्हीं को मनाना बाकी है। तभी रानी रुक्मणी वहाँ आ गई। वो पूरी घटना सुन चुकी थी। तुम तो बहुत सुंदर हो। अगर मैं और महाराज आदित्य के लिए भी कोई लड़की ढूंढते तो भी तुम्हारी जैसी सुंदर राजकुमारी नहीं मिलती। चंद्रलेखा शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। अगले दिन राजा विक्रम दरबार में बैठे थे कि तभी महल के राजगुरु वहां आ गए। राजगुरु, आप तो जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे। अचानक आपका यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे अपनी तपस्या के दौरान इस महल में आने वाली एक भारी विपत्ति के संकेत मिले हैं। इसीलिए मैं तुरंत महल चला आया। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई विपत्ति दिखाई नहीं दे रही। फिर भी हम आपकी चिंता देखकर सचेत रहेंगे कि ऐसी कोई विपत्ति आए तो हम उसे संभाल लें। तभी राजकुमार आदित्य वहां आ पहुँचे। पिताजी, अब मैं आपके साथ इस राज्य के कार्यभार को संभालूंगा। मुझे आशीर्वाद दें। अच्छा। तो विवाह के अगले ही दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है? इसीलिए कहते हैं, जिसको जिम्मेदारियों का एहसास न हो उसका विवाह कर देना चाहिए। क्यों? राजगुरु चौंक पड़े। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? राजकुमार आदित्य का विवाह? ये कब हुआ? हाँ राजगुरु, हम तो ये बताना ही भूल गए। देखिए, आदित्य ने कल ही वल्लभगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा से मंदिर में विवाह कर लिया। मैं आज ही वल्लभगढ़ जाने की योजना बना रहा था। अब अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप भी हमारे साथ चलिए। आखिरकार राजकुमारी के पिताजी से भी तो बात करनी है। राजा भैरव को समझाने में अब आप ही हमारे सहायता कीजिएगा। आप कहेंगे तो वो जल्दी सुनेंगे। महाराज, क्या मैं राजकुमार आदित्य की पत्नी से मिल सकता हूँ? आदित्य राजगुरु को महल के बगीचे की ओर ले गया। वहाँ राजकुमारी चंद्रलेखा एक फूलों के झूले पर बैठी थी। राजगुरु, ये है मेरी पत्नी राजकुमारी चंद्रलेखा। राजगुरु चंद्रलेखा को गौर से देखने लगे। उनकी आंखों में असमंजस झलकने लगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कुछ समय पहले वल्लभगढ़ की राजकुमारी को देखा था, परंतु उस समय उसका चेहरा कुछ अलग था। चंद्रलेखा थोड़ी घबरा गई, परंतु सामान्य होकर मुस्कुराकर बोली, हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। मैं ही राजा भैरव की पुत्री चंद्रलेखा हूँ और हमेशा से ऐसी ही थी। राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह स्पष्ट था। उन्होंने आदित्य की ओर देखा, फिर सिर झुकाया और वहां से चले गए। रात के समय राजगुरु महल के गलियारों में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि राजकुमार आदित्य के कक्ष का दरवाजा धीरे से खुला और चंद्रलेखा बाहर आई। राजगुरु छिपकर उसका पीछा करने लगे। चंद्रलेखा धीरे धीरे राजा विक्रम और रानी रुक्मणी के कक्ष की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सिंदूर था। उसने वो सिंदूर सोते हुए राजा विक्रम और रानी रुक्मणी पर छिड़क दिया और रहस्यमयी मुस्कान के साथ महल के एक विशेष हिस्से की ओर बढ़ने लगी। चंद्रलेखा उस गुप्त स्थान पर पहुंची, जहां एक खुला मैदान था।
उसने आंखें बंद करके तेज आवाज में मंत्रोच्चारण करने लगा। अचानक आकाश में काले बादल उमड़ आए। राजगुरु तेजी से आगे बढ़कर क्रोधित स्वर में बोले, ओह, अब समझ आया, तू वल्लभगढ़ की राजकुमारी नहीं है। बता, बता कौन है तू, बता। चंद्रलेखा ने आंखें खोल ली। उसकी आंखों में दहकती हुई लाल चमक थी। हाँ हाँ हाँ, मूर्ख, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे नहीं देख रही थी? अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। राजकुमार आदित्य को फंसाकर मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। राजगुरु चीख उठे, लेकिन अगले ही क्षण वो पूरी तरह पत्थर बन गए। उसी समय राजा विक्रम और रानी रुक्मणी की आंखें खुल गई, लेकिन वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वे भी पत्थर में बदल गए। महल के मुख्य द्वार पर खड़े सैनिक भी देखते ही देखते पत्थर में परिवर्तित हो गए। चंद्रलेखा चुपचाप महल से बाहर निकल गई। सुबह का समय जब राजकुमार आदित्य की आंख खुली, उन्होंने देखा कि चंद्रलेखा कक्ष में नहीं थी। हाँ? ये चंद्रलेखा कहाँ गई है? चंद्रलेखा ये कहाँ चली गई? आदित्य महल के गलियारों में पहुंच गया। उसने देखा कि राजा विक्रम का कक्ष बंद था। ओहो, पिताजी तो सुबह जल्दी उठते हैं। जैसे ही आदित्य ने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। राजा विक्रम और रानी रुक्मणी पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। आदित्य हड़बड़ाकर राज दरबार की ओर भागने लगा, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा था। वो महल के द्वार तक पहुँच गया, जहाँ सभी सैनिक पत्थर में बदल चुके थे। उसी समय मंत्री जगन्नाथ डरा हुआ वहाँ आ पहुँचा। राजकुमार, राजकुमार, यह क्या हो गया? सैनिक पत्थर के कैसे बन गए? अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी पत्थर में बदल चुके हैं और चंद्रलेखा गायब है। ये अचानक से हो क्या रहा है मंत्री जी? महाराज भी पत्थर में बदल गए। ओहो, यह सब संकेत है राजकुमार की आपकी पत्नी ने ही यह किया है। कहीं राजा भैरव ने अपने किसी पुरानी रंजिश का बदला तो नहीं लिया? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं अभी वल्लभगढ़ जाऊंगा। हाँ। आदित्य घोड़े पर सवार होकर वल्लभगढ़ की ओर चल पड़ा। राज दरबार में राजा भैरव अपने सिंहासन पर विराजमान था। तभी राजकुमार आदित्य तेजी से महल में प्रवेश कर गया। मुझे आपसे तुरंत बात करनी है। ये बड़ा ही अत्यंत गंभीर मामला है। ओ राजकुमार आदित्य, इस तरह राज दरबार में बिना सूचना के प्रवेश करना उचित नहीं है। क्या हुआ जो तुम इतनी व्याकुलता में हो? बताओ। आदित्य आगे बढ़कर सारी घटना सुनाने लगा। राजा भैरव सुनकर हक्के बक्के रह गए। ये क्या कह रहे हो राजकुमार? मेरी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे कैसे हो सकता है? उसकी शादी तो 2 वर्ष पूर्व ही विजयनगर के राजकुमार रतन से हो चुकी थी। ये क्या बातें कर रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो हैं? क्या? ये कैसे संभव है? मैं तो खुद चंद्रलेखा से मिला था। मैंने उससे विवाह किया। वो मेरे साथ थी। मतलब मैं उसको विवाह करके अपने साथ अपने महल ले गया। उसने सबसे बात की। ये क्या कह रहे हैं आप? राजकुमार, जो लड़की तुमसे मिली थी वो हमारी पुत्री हो ही नहीं सकती। वो कोई जादूगरनी या मायावी स्त्री होगी जिसने छल पूर्वक मेरा और मेरी पुत्री का नाम लेकर तुम्हें भ्रम में डाल दिया। समझ गए? इतना बोलकर राजा भैरव आदित्य को अपने साथ महल के एक कक्ष में ले गए। वहाँ एक भव्य चित्र टंगा था जिसमें एक सुंदर युवती चित्रित थी। आओ, ये देखो इसे। ये है मेरी पुत्री चंद्रलेखा का चित्र। अब बताओ, क्या यही वो लड़की थी? बोलो। हाँ, नहीं। मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। हाँ,
तो फिर साफ साफ स्पष्ट है राजकुमार, तुम्हारे साथ छल हुआ है। जो लड़की तुम्हारे महल में थी वो कोई मायावी स्त्री थी, तुम्हें उसे तलाशना होगा, समझ गए? राजकुमार आदित्य बिना विलंब किए महल से निकल पड़ा और अपने राज्य की ओर रवाना हो गया। कुछ घंटों बाद राजकुमार आदित्य तेजी से अंदर आया और मंत्री जगन्नाथ के पास पहुंच गया। मंत्री जी, मेरे साथ भयंकर छल हुआ है। वल्लभगढ़ के राजा भैरव ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। फिर आखिरकार वो लड़की कौन थी जिसने मेरे साथ विवाह किया? हाँ? मंत्री जगन्नाथ की आंखें चौड़ी हो गई। अब राजकुमार, ये तो बहुत बुरा संकेत है। मुझे लगता है कि वो स्त्री कोई मायावी स्त्री थी जिसने आपको छल पूर्वक अपने जाल में फंसाया है। हाँ राजकुमार। अचानक मंत्री जगन्नाथ का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। हाँ, राजकुमार, इससे पहले कि आप भी पत्थर बन जाएं, आपको तुरंत जंगल की गहराइयों में जाना होगा। क्या? जंगल? लेकिन वहाँ क्या मिलेगा? जंगल में एक सुनहरी किरणों से चमकने वाला तालाब है। उसके पास महान साधु रहते हैं। वही आपकी मदद कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। अगले ही क्षण मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह पत्थर में बदल गए। राजकुमार आदित्य तुरंत बाहर महल के निकलकर अपने तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे बाद घने जंगल में राजकुमार आदित्य तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। कुछ समय बाद उसे एक स्वर्णिम चमकता हुआ तालाब नजर आया। आदित्य तुरंत नजदीक पहुंच गया। उसने देखा कि घने वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में लीन थे। आदित्य तुरंत उनके पास चला गया। साधु ने अपनी आंखें खोल ली। तुम तो राजकुमार आदित्य हो? बताओ, यहाँ क्यों आए हो? आदित्य सारी घटना साधु को बताने लगा। घटना सुनने के बाद साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर गंभीर स्वर में बोले, तुम्हें जो लड़की जंगल में मिली थी वो चंद्रलेखा नहीं थी, ये सत्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ ही देर में तुम भी पत्थर में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ। क्या? ये कैसे संभव है? हाँ, मैं पत्थर में परिवर्तित हो जाऊंगा? हाँ, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जो लड़की तुम्हें धोखा दे और महल में काला जादू करके गई, उसका नाम सुलेखा है। वो इस समय दूसरे देश जाने की तैयारी कर रही है। यदि वो सफल हो गई तो तुम और तुम्हारे माता पिता कभी भी अपने असली रूप में वापस नहीं लौट पाओगे और तुम भी पत्थर के बन जाओगे। हो क्या? तो फिर कुछ कीजिए साधु महाराज, कुछ तो उपाय बताइए। क्या करें हम? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे महल पर इतना भयानक काला जादू किया गया है कि उसे केवल सुलेखा ही समाप्त कर सकती है। संसार में कोई और साधु इतना शक्तिशाली नहीं है। हमें तुरंत सुलेखा से मिलना होगा। इतना बोलकर साधु ने उठकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगे और एक रंग बिरंगी रोशनी चमकने के साथ वो दोनों उसी क्षण गायब हो गए। अगले ही पल आदित्य और साधु एक दूसरे के साथ एक जंगल में प्रकट हो गए। सामने सुलेखा घोड़े पर बैठने की तैयारी कर रही थी। उसने जैसे ही आदित्य और साधु को देखा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे महल को फिर से सही कर दूंगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन क्यों सुलेखा? मैंने तो तुमसे प्रेम किया था। लेकिन मैंने तुमसे प्रेम नहीं किया था। मैं तो केवल अपना बदला लेने आई थी। बदला? तुमने ऐसा क्यों किया सुलेखा? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मत भूलो कि आदित्य अब तुम्हारा पति है
हम जानना चाहते हैं कि तुमने इतना भयानक बदला किस लिए लिया। क्या हुआ था आखिरकार जिसका तुमने इतना भयानक बदला लिया, बताओ। सुलेखा कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोलती है, क्या तुम जानते हो कि राजा विक्रम पहले कौन था? हाँ हाँ बिल्कुल, वो राजा चंद्रसेन के एक मामूली से सिपाही थे। राजा चंद्रसेन अपने राज्य की सीमा मेरे पिता को सौंपकर अपने परिवार को लेकर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो उन पर ही भरोसा करते थे। सुलेखा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, झूठ, ये सच नहीं है। राजा विक्रम ने राजगुरु की सहायता से मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता की हत्या की थी। ये सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। जब मेरे माता पिता को मारा गया, मैं किसी तरह बचकर जंगल में भाग गई। वहाँ मेरी मुलाकात तंत्रिका नाम की एक औरत से हुई, जिसने मुझे काला जादू सिखाया और मेरी परवरिश की। मैं वर्षों तक शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करती रही। जब मेरी शक्ति पूर्ण हुई तो मैंने तुम्हारे महल में आने की योजना बनाई। मैंने तुम्हें जादुई बांसुरी की धुन बजाकर सम्मोहित किया था। सुलेखा, भले ही तुमने जादुई बांसुरी की धुन बजाकर मुझे सम्मोहित किया, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा प्रेम सच्चा था। तुम्हारे माता पिता के साथ जो कुछ हुआ उसका बदला लेना तुम्हारा अधिकार था, लेकिन इसमें निर्दोष सैनिकों और मंत्रियों का क्या दोष है? इसमें आदित्य का क्या दोष है? सुलेखा का चेहरा अचानक नरम पड़ गया। उसकी आंखों में पछतावे के भाव उमड़ आए थे। शायद आप सही कह रहे हैं साधु महाराज, बदले की आग में मैं अंधी हो गई थी। सुलेखा, यदि तुम मेरे माता पिता और महल के लोगों को सही कर दो तो मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हारे महल को फिर से सही कर दूंगी। साधु आदित्य और सुलेखा का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ाने लगा। कुछ ही क्षणों में वे सब एक साथ महल में प्रकट हो गए। सुलेखा महल मंत्र पढ़ने लगी और धीरे धीरे सारे पत्थर के बने लोग पुनः अपने वास्तविक रूप में आने लगे। राजा विक्रम और राजगुरु भागते हुए राज दरबार में आ पहुँचे। मंत्री जगन्नाथ भी वहाँ आ पहुँचे। महाराज, यही वो लड़की है जिसने हम सबको पत्थर में बदल दिया था। हाँ बिल्कुल, ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की वही है, राजा चंद्रसेन की पुत्री राजकुमारी सुलेखा, और अब मेरी पत्नी भी है। राजा विक्रम और राजगुरु के चेहरे उतर गए। तभी रानी रुक्मणी भी वहाँ आ गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है आदित्य? आदित्य ने अपनी माँ को सारी घटना बता दी। रुक्मणी अपने पति की ओर देखकर क्रोधित भरे स्वर में बोली, मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। इसका मतलब वर्षों से पहले आपने मुझसे झूठ बोला था कि महाराज चंद्रसेन अपने परिवार को लेकर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए हैं और उन्होंने आपको अपना राज्य सौंप दिया है, जबकि आपने राजगुरु के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। धिक्कार है आप पर। और सैनिकों की ओर देखकर बोला, मेरे पिता और राजगुरु को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। सैनिकों, ले जाओ। सैनिकों ने राजा विक्रम और राजगुरु को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हारा राज्य है सुलेखा। मैं अपनी माँ के साथ अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चला जाऊंगा। अब से तुम ही इस राज्य की असली उत्तराधिकारी हो। नहीं आदित्य, तुम मेरे पति हो। भले ही मैंने तुमसे बदले की भावना से विवाह किया था, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तथास्तु। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गए। राजा विक्रम और राजगुरु जीवन भर कारागार में सड़ते रहे।